हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम करने वाले हैं 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई वर्कशीट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर 25 है और ये वर्कशीट क्लास 9वीं के बच्चों के लिए है। आज हम 2 वर्कशीट करने वाले हैं। पहली है हमारी इंग्लिश की और उसके बाद है सोशल साइंस की। इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिलेगा। पहले आप करेंगे इंग्लिश, जो कि दोनों में कॉमन है, और उसके बाद हम करेंगे सोशल साइंस। पहले इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट और उसके बाद करेंगे हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मिस्चीवियस मंकी के बारे में। एक चैप्टर करने वाले हैं हम जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक मंकी था, उसके एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितना मिस्चीवियस था वो। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है हमारे पास, शुरू करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। एक रस्किन बॉन्ड हमारे राइटर हैं, उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर लिखा है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर है, जो उनके दादाजी हैं, उनको जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ही हैड इज प्राइवेट जू इन विच ही केप्ट उसने उनका एक प्राइवेट जू था जिसमें उन्होंने कछुआ रखा हुआ था, टर्टॉइज रखा हुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, पेयर मतलब दो, तो 2 रैबिट थे। अ टेम स्क्वेरल, स्क्वेरल समझते हो, गिलहरी। एंड अ गोट, और एक बकरी भी थी। हेंस ही बॉट टोटो अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको जानवर तो बहुत पसंद थे, तो उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से, एक तांगा खींचने वाले से 5 रुपये में टोटो को खरीद लिया। ही वॉज अ प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। वो मंकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, प्रिटी मतलब सुंदर बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन बहुत डिस्टर्ब करता था। डिस्टर्ब मतलब परेशान करता था। ऑथर्स ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट वेर एवर ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू एनिमल। अब जो ग्रैंड मदर थी बेटा, उसको बहुत बहुत फंसी लगता था जब दादाजी नया एक एनिमल लेके आ जाते थे या फिर बर्ड लेके आ जाते थे। फॉर दिस रीज़न टोटोज अराइवल वॉज केप्ट सीरियस, क्योंकि दादी गुस्सा करती थी ना, इसलिए जब टोटो आया तो टोटो के अराइवल को थोड़ा सीरियस रखा गया, सीक्रेट रखा गया। सीक्रेट का मतलब छुपा के रखा गया। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क। एक बार क्या हुआ, दादाजी को देहरादून जाना था किसी काम से। सो ही टुक टोटो अलॉन्ग इन कैनवस के बैग। तो उन्होंने क्या किया, वो टोटो को अपने साथ कैनवस के बैग में लेके चले गए। ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक थैले में बांधा और अपने साथ लेके चले गए कि टिकट नहीं लेनी पड़ेगी इसकी। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही टिकट कलेक्टर सामने आया ना, टोटो ने अपनी गर्दन निकाल दी, अपनी मुंडी बाहर निकाल दी। किससे? उसने निकाल दी थैले में से बाहर। अब सर बाहर निकाला तो उसके बाद देख लिया टिकट कलेक्टर ने। अब टिकट कलेक्टर ने बोला, भाई इसकी भी टिकट लो। अब इस चक्कर में जो दादाजी हैं उनको 3 रुपये पे करने पड़े फ़ाइन के तौर पे। मतलब मान लो उसका फेयर मान लो या फ़ाइन मान लो, 3 रुपये दिए उन्होंने। When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. There he kept troubling Nana, the फैमिली डॉगी। जब उसको क्या किया गया, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बेसिकली दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद उसको स्टेबल में रखा गया। किसके साथ? डंकी के साथ। उनका एक फैमिली डोंकी था, डोंकी मतलब गधा, उसका नाम था नाना। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसके स्टेबल में रख दिया, वहाँ पे रहने लगा वो। अब ही इन्जॉयड वार्म वाटर बाथ इन, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें करता है वो, परेशान करता है नाना को बहुत ज़्यादा। वो आप चैप्टर में पढ़ोगे अपनी बुक में, आप 2nd चैप्टर आप रीड कर सकते हो उसको। ही इन्जॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। जब सर्दियों की इवनिंग होती थी तो उसको वार्म मतलब गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था। Wherever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath as he had seen grandfather doing so. अब जब भी उसको नहाना होता था तो सबसे पहले वो हाथ डाल के चेक करता था टेम्परेचर पानी का। हम भी चेक करते हैं ना, याद कीजिए सर्दियों के टाइम पे जब हम लगाते हैं, या तो गीज़र से पानी आता है, या तो हम रॉड लगाते हैं, या तो हम गैस में गर्म करते हैं, तो नहाने से पहले से मग्गा पूरा ऊपर पे नहीं डालते, हम सबसे पहले हाथ डाल के चेक करते हैं ना कि पानी बहुत गर्म तो नहीं है, और अगर गर्म होता है तो उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टोटो ने दादाजी को करते हुए देखा था, तो तब से वो भी सेम चीज़ करता था। जब भी उसको नहाना होता था तो वो पहले टेम्परेचर चेक करता था। ही वॉज ऑलवेज अप फॉर सम और अदर मिसचीफ। परेशान मतलब मिसचीफ, शरारती था बहुत ज़्यादा, कभी किसी की चीज़ में लगा रहता था। ही टो द कर्टन, क्लोथ्स, वॉल पेपर्स एंड ब्रोक द डिशेस। उसने क्या किया, उसने पर्दे फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, जो वॉल पेपर, दीवारों पे जो पेपर लगा होता है, वॉल पेपर लगा होता है, उसको फाड़ दिया। डिशेस, बर्तन तोड़ दिए।
टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट दैट कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको बहुत टाइम तक अपने साथ रखा जाए। सो फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम फॉर टोंगा ड्राइवर। अब उन्होंने क्या किया, जिस टोंगा ड्राइवर से उसको ख़रीदा था उसी टोंगा ड्राइवर को उसको वापस कर दिया। कितने रुपए में? 3 रुपये में, 3 रुपीज़ में। तो टोटो को लेने में कितना हुआ? नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने टोटो के बारे में पढ़ा पूरा का पूरा। अच्छा, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मिस्चीवियस चीज़ें लिखी हुई हैं उस चैप्टर में टोटो के बारे में। कैसे वो दादाजी को परेशान करता है, कैसे वो डिशेस लेके पेड़ पे चढ़ जाता है और फिर उसके बाद उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है। किस तरीके से वो कोई पॉइज़न पी लेता है जो रैट्स के लिए रखा हुआ होता है और वो खुद को बीमार कर लेता है एक तरीके से। फिर उसको वेट के पास लेके जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर जो जानवरों का डॉक्टर है उसके पास लेके जाते हैं। किस तरीके से वो नाना को परेशान करता है। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, जितना हमने आज किया है उसके बेस पे हमारे पास कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको टिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो? तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो चैप्टर है बच्चों, वो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ऊपर चैप्टर में भी लिखा हुआ था, तो रस्किन बॉन्ड इसका आंसर है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज ही was attractive, had bright eyes, had pearly white teeth, या all of the above। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ तो इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो तीनों चीज़ें थी। बहुत अट्रैक्टिव भी था, उसकी आंखें भी बहुत ब्राइट थी और उसके जो दांत थे बिल्कुल सफ़ेद मोती जैसे चमकते थे। तो ऑल ऑफ द अबव। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन अ डैश। कहाँ लेके गए थे? देहरादून लेके गए थे, कैनवस बैग के अंदर। When Toto got accepted, he was placed along with the Nana, the family donkey in। अब इसमें तो नहीं रख सकते, पेन के अंदर भी नहीं रख सकते, तो स्टेबल में रखा था। E है, टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ। जब भी वो बाथ लेने जाता था तो वो क्या करता था? वो टेम्परेचर चेक करता था। पास्ट में है, पास्ट में आपको पता है, जैसे मैंने काम किया और मैंने काम किया था, तो पास्ट वाली चीज़ है ना यहाँ पे। तो क्या करते हैं? ED देखो किसी में लगा है तो चेक्ड। चेकिंग मतलब चेक कर रहा है, चेक्स मतलब करता है। तो हमने क्या लिखना है? हमने पास्ट में, हमारे पास सेंटेंस है तो पास्ट फॉर्म चेक्ड है। Why did grandfather return Toto back to Tonga driver? क्यों दिया? They were not well to do. Toto broke dishes. Toto tore curtain cloth. All of the above। बेटा देखो, इसमें Toto broke dishes, dishes भी तोड़ता है। Toto tore curtains, ये भी चीज़ बिल्कुल सही है। और ये वाली ऐसा तो नहीं लिखा सीधा सीधा कि भाई वेल टू डू नहीं थे, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में इतना लिखा हुआ है कि भाई वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब ऑब्वियसली कितनी बार डिशेस गिराएंगे, कितना सामान तोड़ेगा, तो वो उनको नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसको वापस कर देते हैं। इतना लॉस वो बियर नहीं कर सकते थे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो इतने ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे कि वो इतना ज़्यादा लॉस बियर कर सकते। तो मैं इसको भी ओके मान के चल रही हूँ। तो ऑल ऑफ द अबव मैंने लिख दिया। अगर आपको लगता है, क्योंकि ये लाइन सीधी सीधी नहीं लिख रखी, तो अगर आपको लगता है तो 2 3 2 टिक करने पड़ेंगे फिर आपको। फिर आगे है, टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट दैट कुड कीप फॉर, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, लॉन्ग ए फ्यू डेज, तो लॉन्ग कुछ दिन के लिए तो वो रखते ही हैं उसको अपने पास। वट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ ग्रैंड मदर? अगर आप ग्रैंड फादर की जगह होते तो आप क्या करते? उसको अपने पास रखते, उसको बेच देते, उसको कभी ख़रीदते ही नहीं, या उसको ज़ू भेज देते? तो बेटा देखो, कीप हिम, कैप्ट हिम। अब भाई मेरे घर में अगर ऐसे वो सामान ख़राब करेगा ना, पर्दे गिराएगा, डिशेस गिराएगा, तो मम्मी पिटाई कर देगी मेरी। तो वो मैं चाहती नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं उसको रख ही नहीं सकती। सोल्ड हिम, अब बेचना तो बुरी बात है ना। पता नहीं, मान लो मैंने उसको किसी को बेच दिया, वो मदारी वो काम करवा रहा है उससे, सड़क पे नाच करवा रहा है, गलत चीज़ है, वो भी नहीं मुझे अच्छा लगता। सेंड हिम टू द ज़ू, आपको ज़ू में पता है कि कैसे रखते हैं जानवरों को? पिंजरे के अंदर रखते हैं, वो भी गलत बात है। तो मैं उसको कभी ख़रीदती ही नहीं। तो मेरा आंसर है नेवर बॉट हिम। अगर आपको लग रहा है कि आप रख सकते हो, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, आपको रखने देगी, तो आप केप्ट हिम लिख लो। फिर आई है, टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम? इज़ इट एथिकल टू डू सो? कहा है टोटो मिस्चीवियस मंकी था, लेकिन हमें क्या खरीदना बेचना चाहिए जानवरों को? ये एथिकल है? तो नो, एथिकल नहीं है। हमें नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, एथिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले मंकी की बात कर रहे हैं। मंकी स्टिल
भाई उसको उछलने कूदने की आदत है। आपने देखा है ना, अगर आपने कभी जंगलों में या कहीं आपने मंकी देखा होगा, पार्क वगैरह में भी हमें कई बार मंकी दिख जाते, तो आप देखते हो कैसे उछल उछल के जाता है। अब घर पे थोड़ी ना ऐसे उछलने वाला इन्वायरमेंट मिलता है, तो मेरे हिसाब से उसको खरीदना ही नहीं चाहिए, बेचना तो गलत है। तो नो, अगर आपको लगता है कि आप खरीद के रख सकते हैं, आपका कुछ और व्यू है, तो आप वो टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 9 हमारे पास, 9 हमारे पास ये थे, तो हमने ये कर लिए। आई विश आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक में रीड कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। चलिए, आज की इंग्लिश की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी वर्कशीट में, जो कि है सोशल साइंस के ऊपर। पहले हम इंग्लिश में कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे SST वाली वर्कशीट हिंदी मीडियम में भी, सेपरेट करेंगे दोनों को। चलिए शुरू करते हैं। आज हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम पिछली 2 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, और उससे तीसरी वर्कशीट है हमारे पास ये। तो चलो शुरू करेंगे इसको हम। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो भी सोशल चेंजेस हुए थे, जो भी राजनीतिक चेंज हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उनके बारे में बात हो रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century इन द रशियन इकोनॉमी was based on agriculture when about 85% of the population earned their living from agriculture। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 20वीं शताब्दी 20th century की स्टार्टिंग में जो रशियन इकोनॉमी थी बेटा, वो टोटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, कृषि प्रधान थी, जहाँ पे भी 85% पॉपुलेशन, 100 होती है, 100 में से 85% किस में थी, एग्रीकल्चर में थी, और 15% बाकी कामों में लगी हुई थी। तो लगा लो एग्रीकल्चर रिच हो गई एक तरीके से। अब कन्वेंशनली द स्मॉल पीजेंट्स पूल देयर लैंड टुगेदर टू देयर कम्यून या फिर मीर फॉर कलेक्टिव फार्मिंग। अब छोटे छोटे किसान थे, उनके पास ऐसे छोटे छोटे लैंड थे, तो वो क्या करते थे, इन सबको साथ में इकट्ठा कर लेते थे। साथ में इकट्ठा मतलब सब मिलके आपस में खेती करते कि यार तू अलग अपने खेत में उगा रहा है, तू अलग, तू अलग, तू अलग। इससे बढ़िया क्या करते हैं, आपस में मिलके खेती कर लेते, सारा लैंड यूज़ हो जाएगा। और इसको वो क्या बोलते थे, इसको कम्यून कहते थे या फिर मीर कहते थे, और कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, मिलजुल के फार्मिंग करते थे। द वेल टू डू पीजेंट्स वर कॉल्ड कुलक्स। जो वेल टू डू थे, जो बढ़िया वाले पीजेंट थे, जो अमीर पीजेंट थे एक तरीके से, उनको कुलक्स कहा जाता था। हु आर अगेंस्ट कलेक्टिव फार्मिंग। अब उनके पास खुद से इतना बड़ा लैंड है, तो वो क्यों कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, तो छोटे मोटे किसानों के लिए था ना। इन द कंट्री साइड द नोबैलिटी, द क्राउन, द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर्स ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। अब कंट्री साइड जो शहर है, उसके कंट्री साइड की बात कर रखी है। जो नोबल्स थे बेटा, जो क्राउन ओनर्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर्स थे, जो प्रॉपर्टी है उनके पास थी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी का पार्ट उनके पास था। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे उद्योग लगना स्टार्ट हुए, इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड वेरी लेट इन रशियन कंपेयर टू यूरोप। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आ गया था, लेकिन रशिया में लेट आया उसके कंपैरिजन में। इन द डिकेड ऑफ 1880s एंड 1890s द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड वेरी फास्ट इन सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। बहुत जल्दी मॉस्को में और सेंट जो पिट्सबर्ग है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1880 और 1819 में। जो क्राफ्टमैन है बेटा, वो वर्कशॉप और फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे। जो क्राफ्टमैन है बेटा, वो खुद को सुपीरियर समझते थे फैक्ट्री वर्कर्स से। उनको लगता था हमें कला आती है, तो हम तो फैक्ट्री में काम करने वालों से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छे हैं। जो आयरन, स्टील, कोल, जो मेल्टिंग थी बेटा, एंड जो मशीनरीज थी, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई जैसे जैसे रेलवे आने लगा। अब रेलवे आने लगा तो भाई इधर से उधर सामान जाना इजी हो गया, तो रेल के साथ साथ आयरन, स्टील, कोल, मेटल, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीन इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। उसके बाद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया वॉज ब्रॉड बाय कैपिटलिस्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो कैपिटलिस्ट थी बेटा, जो पूंजीवादी लोग थे, वो लेके आए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उनके पास। आगे जो वर्कर है बेटा, उनको 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, उनको शिफ्ट में काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी जो आमदनी थी, जो उनकी वेज मिलती थी, जो उनको दिहाड़ी मिलती थी, वो बहुत कम थी। अच्छा, उसके बाद अगर फैक्ट्रियों में औरतें काम करती थी, तो उन औरतों को आदमियों से कम पैसे दिए जाते थे। और
जो कंडीशन थी वर्कर्स की बेटा वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी फैसिलिटी भी नहीं मिल रही थी और अच्छी वेजेस भी नहीं मिल रही थी। तो वो चाहते थे कि उनको सेटिस्फेक्शन मिले और उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिले और बेटर वेज मिले। जो वर्कर एसोसिएशन थे बेटा, धीरे धीरे क्या हुआ, जो वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी, मैंने बताया था ना ग्रुप होते थे, जो जो एसोसिएशन थी बेटा वो फॉर्म होने लगी एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। किसके लिए? अपनी अपने जो वो चाहते थे उन चीज़ों के लिए, डिमांड्स रखने के लिए, जनरल ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। स्टार्टिंग में क्या हुआ था बेटा, बिगिनिंग इट वाज थॉट, कॉमन थॉट दैट द पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ऐसा बोला गया है जो पीजेंट है बेटा, जो किसान है, वो ज़्यादा सोशल रेवोल्यूशन, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया वो उसको आगे लीड करेंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब लेनिन की अंडरशिप लीडरशिप में जो बॉल्शेविक्स थे बेटा, फेल्ड द पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप एंड दे आर नॉट डिसिप्लिन। उनको लगा कि जो पीजेंट्स थे बेटा वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है अमीर पीजेंट अलग थे, गरीब पीजेंट अलग थे, दोनों की जो थिंकिंग थी वो अलग अलग थी। तो डिसिप्लिन, उन्होंने बोला कि भाई ये डिसिप्लिन नहीं है तो ये नहीं कर सकते। देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ रेवोल्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ वर्कर इंस्टेड ऑफ पेशेंट्स। तो इसलिए बोला गया है कि जो रेवोल्यूशन का जो मेन कारभार है, जो उसको लीड करेगा, वो पीजेंट नहीं होंगे बल्कि वर्कर्स होंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। रशिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, क्या इफेक्ट हुआ। एज अ वॉर कॉन्टिन्यूड एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। जो एंटी जर्मन थी, जो जर्मनी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम वॉज, जो सेंट पीटर्सबर्ग आपने पढ़ा था, जगह का नाम भी था, उसका नाम हटा के पेट्रोग्राड हो गया, पेट्रोग्राड उसका नाम रख दिया गया। जो रशियन आर्मी थी बेटा वो बहुत टफ वॉर लड़ रही थी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है, बहुत सारे मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हो गए, मिलियन रेफ्यूजीज़ आ गए अलग अलग जगहों पे, अपनी ओन कंट्री पे वो रेफ्यूजी हो गए क्योंकि अलग लोगों का एकाधिकार हो गया वहाँ पे। डिफीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एज दे रिट्रेटेड। अब क्या हुआ, जो हार गए उन्होंने बदला लेने के लिए एक तरीके से क्या किया, लोगों की क्रॉप्स, उनकी घर सब डिस्ट्रॉय कर दिए। ड्यू टू डिफीट इन बोथ द फ्रंट्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑल राउंड। अब दोनों तरफ से अगर हार हुई तो इस चक्कर में क्या हुआ, लड़ाई के चक्कर में जो एग्रीकल्चर था, जो खेती थी, जो ट्रेड था, व्यापार था, जो इंडस्ट्रीज थी, सारी की सारी रियून हो गई, यानी कि ख़राब हो गई। द डिसकंटेंट ऑफ पीपल इन आर्मी ऑल्सो रग्ड अगेंस्ट रशियन रूलर्स। और यार उनको तो अच्छा नहीं लगा ना उनको कि हमारा सारा काम धंधा बंद कर दिया, उन्होंने भी, वो भी रशियन रूलर्स के अगेंस्ट हो गए। अब क्रांति के बारे में बात करा, एक रेवोल्यूशन आया था 1917 में, 1917 में, उसमें क्या हुआ, द सीवियर विंटर ऑफ Feb 19 फूड शॉर्टेज वॉज डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर्स। वर्कर्स क्वार्टर में क्या हुआ, जो खाना था उसकी शॉर्टेज हो गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। 22 फरवरी को क्या हुआ बेटा, वुमेन की लीडरशिप में, औरतों की लीडरशिप में, बिल्डिंग ऑफिसर्स वर सराउंडेड, जो ऑफिसर्स थे बेटा वो सराउंड हो गए। द टसर्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द डूमा वॉज स्ट्रांगली अपोज। धीरे धीरे टसर में क्या हुआ, बोला कि भाई ऐसा है, डूमा को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। 27 फरवरी को क्या हुआ, क्लेवरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेट एंड मल्टीट्यून। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर फायर करने से मना कर दिया, बोला कि हम तो लोगों के पे फायर नहीं करेंगे, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो करने दो। जो सोवियत ऑफ वर्कर्स हैं एंड सोल्जर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई 2 मार्च को एंड टसर एबिडिक्टेड, एंड उसको खारिज कर दिया गया एक तरीके से। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो रशिया का फ्यूचर था वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिसाइड करेगी। आगे इलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरिंग, मोर देन 500 सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर इन रशिया, लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, हमने पढ़ा था नाम चेंज हो गया था, अलग अलग सोवियट्स, अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होने लगे। कंट्री साइड में क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे बेटा प्रेस्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उनको बोला गया कि भाई दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंड को। दिस इशू ग्रू द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, जो लेनिन था बेटा उसने परसुएट किया पेट्रोग्राड सोवियत को एंड बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर अंडर द ट्रॉट्स्की।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की आगे बात होने लगी। द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर एंड बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्ड एरिया। अब क्या हुआ, अपराइजिंग स्टार्ट हुई और 24 अक्टूबर तक क्या हुआ, से दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स थे बेटा उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, मॉस्को पेट्रो जो एरिया था उसमें। अब आप बात करी हुई है कि भाई क्या चेंजेस आए बोल्शेविक्स के आने के बाद। बोल्शेविक्स क्या चेंज लेके आए, जो बैंक है और जो इंडस्ट्रीज़ है बेटा उनको नेशनलाइज कर दिया गया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, जो ओल्ड टाइट थे, जो टाइल्स थे बेटा एरिस्टोक्रेसी के उनको बैन कर दिया गया, जो पीजेंट्स थे बेटा उनको बोला गया कि भाई सीज कर देंगे लैंड और को, और नोबल्टी का जो भी लैंड है उसको, जो सिटीज़ थे बेटा उसमें हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वर्कर्स को उनके लिए जिनके पास भी घर नहीं थे। तो ये हमने आज पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें। काफ़ी चीज़ें वैसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने रिपीट करी है। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड इन रशियन सोसाइटी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। बोला है 20वीं शताब्दी में कौन कौन से किस तरह के चेंजेस आए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, पहले का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द रशियन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। 85% of population living from agriculture conventionally, the small peasants pool, ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक लिखेंगे। well to do peasants were kind, ये सारा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ, तो आप इसको पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फीचर्स बताने हैं। तो मेन फीचर्स क्या है, रशियन रेवोल्यूशन, सेकेंड का आंसर कर रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड वेरी लेट इन रशिया कंपेयर टू यूरोप। In the decades of 1880 and 90, industries and factories were established very fast in St. Petersburg and Moscow. Craftsmen used to work in workshops and work in factory. Iron and steel, coal mining, metal smelting and machinery started developing with expansion of railway network. ये भी लिख सकते हैं आप। वर्कर्स को 12 घंटे काम करना पड़ता था, वुमेन को प्लस पे किया जाता था। ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सेकंड का आंसर है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए अगला आंसर देखेंगे। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर रशियन रेवोल्यूशन। As the first war continues, anti-German sentiments ran high. St. Petersburg, a German name, ये आपका थर्ड का आंसर है बच्चों। पूरा हम लिखेंगे हैंस, इसके बाद है हाँ, हैंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर्ड द बेस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन। पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद हैंस लिख के ये वाली लाइन लिख देंगे। ये आपका आंसर है थर्ड का। फोर्थ देखेंगे, विच चेंजेस वर डिक्लेयर्ड बाय बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 17। तो ये सीधा सा आंसर है, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज। ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये लोग लेके आए थे। तो ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बड़े हैं बट एक बार आप पढ़ लेंगे ना, क्योंकि अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जब आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा। अब आधे अधूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखने का फ़ायदा नहीं है ना बच्चों। चलिए इसी के साथ हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम करने वाले हैं SST हिंदी मीडियम में, तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। आज हमारा रूस की क्रांति की तीसरी वर्कशीट है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रूस की क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। बोला है बच्चों 20वीं सदी के आरंभ तक जो रूसी अर्थव्यवस्था थी वो मूलभूत तरीके से कृषि पर आधारित थी। जो 85% लोग थे वो कृषि पर आश्रित थे। परंपरा के रूप में जो छोटे छोटे किसान थे वो अपनी भूमि कम्यून मीर को सौंपकर सामूहिक खेती करते थे। मतलब छोटे छोटे जो खेत हुआ करते थे ये लोग क्या करते थे, इसको मिला के एक तरीके से सारे मिल के खेती करते थे एक ही लैंड पे। मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग खेती कर रहे हैं सारे के सारे, ये सब मिल के खेती करते थे और उसको उन्होंने कम्यून यानी कि मीर कहा करते थे उसको। जो बड़े ज़मींदार थे बेटा उनको कूलक कहा जाता था और उनको सामूहिक खेती के खिलाफ थे। भाई उनके पास इतनी जगह होती थी वो क्यों करेंगे सामूहिक खेती। देहात में बड़ी संपत्तियों और ज़मीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। आगे लिखा हुआ है रूस में औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण की बात करते हैं तो बेटा रूस में जो औद्योगिकरण है वो थोड़ा देरी से आया। अगर मैं यूरोप से कंपेयर करूं, यूरोप से इसको देखूं तो यूरोप में जल्दी आ गया था, यहाँ थोड़ा लेट आया। 1880 और 90 के दशक में जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेज़ी से उद्योग और कारखाने स्थापित होने लगे। जो कारीगर वर्कशॉप में मजदूर कारखानों में काम करने लगे। ठीक है, कारीगर अपने आप को क्या करते थे, वो मजदूरों से अच्छा मानते थे। उनको लगता था कि भाई वो ज़्यादा बढ़िया है मजदूरों के कंपैरिजन में। जैसे जैसे रेल मार्ग का विस्तार हुआ तो जो लोह इस्पात है, कोयला है, खनन है, मशीन उद्योग है, इन सब का विकास होने लगा। जो रूस है उसमें औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में आया। मतलब जो अमीर अमीर लोग थे वो लेके आए भाई धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ को। आगे मजदूरों को बेटा कम वेतन दिया जाता था। 12 से 15 घंटे उनसे काम किया जाता था और उनको शिफ्ट में यानी कि पारियों में काम करना पड़ता था, और लेकिन उनको इतना कुछ पैसे दिए नहीं जाते थे उसके हिसाब से। जो महिला कारीगर थी बेटा उनको जो पुरुष कारीगर थे उनके हिसाब से कम वेतन दिया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे। मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत ही ख़राब थी। वो बेहतर सुविधा, अच्छे वेतन उनको नहीं मिल रहा था और इस वजह से वो बहुत असंतुष्ट थे। मजदूर संघ बनाए जाने लगे। लोगों ने हड़ताल करनी स्टार्ट कर दी अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए। शुरू में माना जाता है कि जो मजदूर है बेटा वो किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य, ऐसा बोला गया कि भाई किसान को जो समाजवादी क्रांति है उसका मुख्य धार बनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि भाई ये तो यूनाइटेड है ही नहीं, ये सारे तो अलग अलग आपस में ही लगे रहते हैं, एकजुटता है ही नहीं इनके अंदर। तो इसलिए धीरे बाद में क्या किया गया, जो बागडोर है वो किसानों के हाथ में ना रह के मजदूरों के हाथ में हो गई। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था बेटा जर्मन विरोधी भावना धीरे धीरे लोगों में प्रबल होने लगी। जो सेंट पीटर्सबर्ग है बेटा एक जर्मन नाम दे दिया गया, पेट्रोग्राद उसका नाम रख दिया गया। जो पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे हैं बेटा, रूसी सेना बहुत कठिन युद्ध लड़ रही थी वहाँ पे, तो लाखों लोग मारे गए। ठीक है, बहुत लोगों को जान माल की हानि हुई, बहुत लोगों को वहाँ पे शरणागति होना पड़ा। ठीक है, गिव अप करना पड़ा। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटने लगी। अब लेकिन क्या हुआ, फसलों, इमारतों, ये सब तो नष्ट होंगी। आपको पता है जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब वॉर्स होती हैं तो ये सब चीज़ों में तो बहुत नुकसान होता है। अगर हारने के बाद उन्होंने क्या किया, जहाँ खेती हो रही थी उसको बहुत इफेक्ट किया, कृषि, व्यापार, उद्योग, इनसे बहुत चपेट लग गई। जो रूसी शासक है बेटा, जनता, सेना उनसे बहुत असंतुष्ट थी और उनको सही नहीं लगते थे वो। अब 1917 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। फरवरी 1917 में भीषण सर्दी से पेट्रोग्राद में मजदूरों के जो इलाके थे बेटा उसमें अनाज की भारी कमी हो गई। जो मजदूर थे बेटा उन्होंने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। ज़ार द्वारा ड्यूमा का भंग करने की बात की गई, पूरा प्रयास किया गया उसके लिए। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, इस वजह से बगावत आ गई। अब उनको क्या हुआ, मजदूर और जो सैनिक थे बेटा उसने 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई और ज़ार को राजगद्दी से हटना पड़ा। देश का जो शासन था बेटा चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुना गया। बोला इस तरह की संविधान सभा बनेगी, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे। जो पेट्रोग्राद था, पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर दिया गया जाने लगा। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविक्स के बीच भारी मतभेद मानने लगा। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने टोटेस्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। फिर 24 अक्टूबर को क्या हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ और वो दिसंबर तक चला। और मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक्स का नियंत्रण पूरी तरीके से दिसंबर तक लागू हो गया। फिर बोल्शेविक्स के बारे में बताया गया है
क्या क्या बदलाव आए गए? बैंक, उद्योग, इन सब का राष्ट्रीयकरण होने लगा। जो ज़मीन थी बेटा उनको बोला गया कि ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है। जो पुरानी सामंती थी बेटा उनको समाप्त कर दिया गया। किसान, सामंत, ज़मीन जो भी कब्ज़ा था उनको बोला गया कि भाई ऐसा है, तुम इस पे कब्ज़ा नहीं करोगे, छूट दे दी गई उनको। सरकारों के बेघर बारों मज़दूरों के लिए आवास, जो भी बेघर थे, जिनके पास घर नहीं थे, जो मज़दूर थे, उनको आवास मुहैया कराया गया, उनको घर दिलवाया गया। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा, 2 बार पढ़ चुके हैं। आप हिंदी मीडियम वालों तो इंग्लिश में भी आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, तो समझ आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए, कैसे कैसे आर्थिक बदलाव आए? तो ये है, फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी, जहाँ 85% लोग कृषि से जुड़े थे। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि यानी कि जो कम्यून मीरा इसको सौंप देते थे और वो कलेक्टिवली सामूहिक खेती करते थे। जो बड़े ज़मींदार थे उनको कुलक कहा जाता था, सामूहिक खेती के खिलाफ थे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो आपको जो रूस का जो औद्योगिकरण है उसकी मुख्य विशेषता बतानी है। तो हम लिखेंगे, रूस में औद्योगिकरण काफ़ी देरी से आया। ये पूरा लिख लीजिए। मैंने आपको समझा दिया तो मैं इसलिए नोट डाउन नहीं कर रही बार बार, मतलब समझा नहीं रही, सिर्फ मार्क कर रही हूँ। ये आपका सेकंड का आंसर है। चलिए थर्ड देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार का बेस तैयार किया? तो ये रहा पूरा का पूरा यहाँ से। रूस के युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। ये पूरा लिखेंगे आप। फिर इसके साथ लिखेंगे इस प्रकार। तीसरे प्रश्न का आंसर है ये। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए आधार तैयार किया। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप लिखेंगे इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए आधार तैयार किया। लास्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा। बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा करी? तो ये है पूरा का पूरा। बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, पुरानी सामंती पदवियां स्थापित कर दी गई, किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई, शहरों में बेघरवास बने और लोगों को आवासों की सुविधा दी गई। ये आपका चौथे का आंसर है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे नोट डाउन करिए अच्छी तरीके से। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।